जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है साइंस एंड कॉमर्स का, उसका हम लोग जो है आज देखेंगे सॉल्यूशन। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब आज के इस वीडियो में देख करके आपको कन्फर्म हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिए, ये वाला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, लेकिन मुद्रा जो है ये तो पूंजी है ना। तो बोला उत्पादन का साधन नहीं है, कौन उत्पादन का साधन नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो मुद्रा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे पैसे लगते हैं, तो पैसा की जगह में यहाँ पे देखिए पूंजी वर्ड का इस्तेमाल किया है। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो तो पूंजी तो लगेगा ही ना, तो यहाँ पे पूंजी वर्ड ऑलरेडी है ही, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है, ठीक है। किलोमीटर में, लीटर में, ग्राम में या फिर रुपया में। तो कह रहे हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है तो रुपया में, ठीक है। 3 नंबर में सवाल में बोला था कि निम्नलिखित में से कौन पूरक वस्तु है। तो पूरक क्या है आपका, कलम और स्याही। कलम और स्याही पूरक ही आता है ना, तो ये पूरक वस्तु का उदाहरण हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में, कहा गया कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है। ये सब PYQ का क्वेश्चन है। तो ये होता है जितने पूर्ण प्रतियोगी अगर बाजार है, अगर प्रतियोगिता वहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे फर्मों की संख्या क्या होगी, अत्यधिक होगी। फर्मों की संख्या क्या होगी, अत्यधिक होगी। अल्प नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बल्कि अत्यधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए पूछा गया था आपको, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी। तो वो क्या होती है, लोचदार होती है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर संतुलित कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सवाल में देखिए बोला गया बाजार मांग अधिक्य की स्थिति में कब उत्पन्न होती है, जब डी जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है एस से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होगी। तो कुल उपयोगिता आपका अधिकतम होगी। नेक्स्ट अगला सवाल है कि सामान्यतः एक सरल रेखा में मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने का कारण क्या है। तो मूल प्रभाव और आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्पादन फलन। आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था, ये किस उत्पादन के नियम को प्रदर्शित करता था। पैमाने के वर्तमान प्रतिफल को, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया था निम्नलिखित रेखाचित्र से पूर्ति की लोच किस मान की माप होगी। तो 1 से कम होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि बाजार में पूर्ति आधिक्य की स्थिति में बाजार कीमत में डैश होने की प्रवृत्ति होती है। क्या होने की प्रवृत्ति होती है, कमी होने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट सवाल है कि वस्तुओं का ब्रांडिंग किस प्रकार बाजार संरचना की एक विशेषता है। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता की संरचना है, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता की, या एकाधिकार की। मतलब वस्तुओं का ब्रांडिंग किस प्रकार की बाजार की संरचना है। अगर किसी वस्तु पर जब ब्रांडिंग कर दिया गया, ठीक है, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रांडिंग वाली चीज़ एकाधिकार भी नहीं होगा। तो एकाधिकारित प्रतियोगिता हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। कह रहा है आपसे कि एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो पूर्ति क्या होती है, कम हो जाती है। अगला सवाल है आपका कि किस बाजार में फर्म मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। नेक्स्ट अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से अभिप्राय है पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक में वृद्धि, ठीक है। साइंस एंड कॉमर्स के जो ऐसे भी इकोनॉमिक जो होता है वो थोड़ा सा टफ पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के तरह थोड़ा सा इजी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। साइंस एंड कॉमर्स का इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ ही होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल के कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो परिवार से फर्म की ओर। अगला सवाल है आपका कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होता है। तो व्यक्तिगत आय का। किसका भाग होता है, व्यक्तिगत आय का। आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम होता है। विनिमय का माध्यम कौन होता है, तो मनी होता है, यानी कि मुद्रा होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन होता है, मनी होता है। नेक्स्ट आपका सवाल आया था निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा कहा जाता है। तो करेंसी नोट को क्या बोलते हैं, वैध डिमांड ड्राफ्ट, चेक,
या फिर इनमें से सभी? देखिए वैध मुद्रा में ना सिर्फ करेंसी नोट ही आएगा, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट कभी कभी फेलियर हो जाता है, चेक कभी कभी फेलियर हो जाता है। तो वैध मुद्रा वैसी मुद्रा होता है जिसको आप कभी भी लेने से इनकार नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते हो। तो करेंसी नोट कभी भी देखोगे आप, वो जो है अस्वीकार नहीं होगा, वो स्वीकार ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। इसके बाद आपसे पूछा गया अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय, निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो बैंक दरों में कमी, प्रतिभूतियों की बिक्री, कोष अनुपात, तो 1 और सी होगा। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर या फिर सीमा शुल्क? तो किस कर को हम लोग कागजी कर कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो संपत्ति कर है तो इसको भी कहते हैं, और गिफ्ट जो होता है, उपहार कर होता है, उसको भी हम लोग कागजी कर भी कहा जाता है। ये दोनों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उपहार का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ संपत्ति कर का नाम लिया गया है। तो आप लोग का सिर्फ यही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमसीपी का मान क्या होगा? तो इस स्थिति में आपको एमसीपी का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो समग्र मांग का वित्तीय संपत्तियों पर व्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता देना, विच ऑन द ट्रू, कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे ये वाला सवाल आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना, तो ये हम लोगों ने सब्जेक्टिव में देखा था। वो क्या होता था? प्राइस डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जब हम उसको परिवर्तित करते हैं करेंसी को फॉरेन करेंसी में या फिर फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में, तब विदेशी विनिमय दर हमें मिलता है। बात समझ में आया? तो ये आपका जो है सब्जेक्टिव में था, सब्जेक्टिव से देखिए आंसर निकाला है, क्वेश्चन निकाला है ना, वही क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर क्या है। तो इसका आंसर क्या होता है? देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में कीमत, देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में कीमत जो होगा वही आपका क्या हो जाता है? विदेशी विनिमय दर हो जाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन संतुलन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल पूछा गया था अप्रत्यक्ष कर में कौन शामिल है? अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष विच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन शामिल होगा? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम लोग उत्पाद शुल्क बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद शुल्क। तो आपका ये एक्साइज ड्यूटी जो होता है, ये उत्पाद शुल्क जो होगा वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। ओके, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा है बजट की जो अवधि होती है वो क्या होती है? तो आपने पीवाईक्यू वाले में रिवीजन किया था वो मार्च से अप्रैल वाला, है ना, तो वो आपने किया था 1 साल का, लेकिन वहाँ डेट नहीं पूछ करके यहाँ पे क्या लिख दिया? डायरेक्ट वार्षिक होती है। 2 वर्ष का नहीं होता, 3 वर्ष का नहीं होता, 6 माही नहीं होता, 1 साल का होता है। ठीक है, बजट की अवधि कितनी होती है? 1 साल की होती है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव जो कि 4 तारीख को आपके साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक में पूछा गया था। इसके बिना पर आप इसको देख सकते हैं कि परीक्षा का लेवल किस तरह का आया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसमें जितने भी सब्जेक्टिव पूछे गए थे उन सब का अगर आपको आंसर चाहिए होगा, अगर आप बोलोगे, कमेंट करो कि भैया ये 4 तारीख को जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आया था उसका आंसर हमको करवा दीजिए, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट कीजिएगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं करवा दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।